दोस्तों आज पेश है वीरभद्र की वापसी। एक और चित्र है दोस्तों। एक बार शीतलपुर के राजा शीतलवर्मन अपनी प्रजा की फरियाद सुनकर उनका न्याय कर रहे थे। महाराज दुहाई हो, मेरा न्याय कीजिए। दुहाई है महाराज, मुझे भी न्याय दीजिए। दोनों विस्तार से अपनी अपनी विपदा बताओ। महाराज मेरा नाम सोमेश है, मैं शीतलपुर के नगर सेठ स्वर्गीय जागीर सिंह का बेटा हूँ। महाराज यह झूठ बोल रहा है। सोमेश यह नहीं, मैं हूँ। यह एक तुम्हें जो कुछ कहना है अपनी बारी आने पर कहना, तुम्हें इस तरह बीच में बोलने की कोई अधिकार नहीं है। माफ़ करना महाराज, मैं आवेश में आकर यह बात कह गया था। इतना कहकर दूसरा युवक सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तब पहले युवक ने पुनः कहा शुरू किया। महाराज जब मैं छोटा था तो मेरे पिता जी ने अध्ययन करने के लिए मुझे काशी में एक विद्यालय में दाखिल करवा दिया था। तब मैं काशी में ही रहकर विद्यायन कर रहा था ताकि एक दिन मुझे समाचार मिला लंबी बीमारी के पश्चात मेरे पिता स्वर्गवास हो गया है। यह संदेश पाकर मैं रोता रोता शीतलपुर की ओर चल दिया तो राह में मुझे यह युवक मिला जिसे अपने को सोमेश बता रहा है। चिकड़ी चुपड़ी बातें करके अपना मुझसे सब बातें पूछ ली और मेरा मित्र बन गया। मेरे पिता की मृत्यु के समाचार जानकर यह मुझसे इसने दुख प्रकट किया। मित्रता के नाते मैं इसे अपने साथ शीतलपुर ले आया और मेरे स्वर्गीय पिता की अमीरी देखकर यह मन में पाप जाग गया। यह कहने लगा कि मैं जगेश का सेठ रामेश हूँ और सुमेश हूँ और यह मैं ही उनकी संपत्ति का उत्तराधिकारी हूँ। क्योंकि बचपन में मैं काशी में ही रहा इसलिए मुझे कोई पहचान नहीं है। यह धूर्त झूठ बोलकर अपने को सोमेश बता रहा है। मेरे पिताजी की संपत्ति हड़पना चाहता है। अब आप न्याय कीजिए महाराज। महाराज इस युवक ने जो कहानी आपको सुनाई है वह सारी कहानी सच है। केवल इसमें झूठ यह है कि सोमेश यह नहीं, मैं हूँ। मैं ही जागीर सेठ का पुत्र हूँ। यह सारी कहानी राह में मैंने इसे सुनाई थी। जागीर सेठ का उत्तराधिकारी यह नहीं, मैं हूँ। दोनों युवकों की बातें सुनकर राजा शीतलसेन के चक्कर में बड़े चक्कर में पड़ गया। दोनों के बयान के अनुसार जागीर सेठ का असली पुत्र की पहचानने वाला कोई नहीं था। अतः असमझ में डूबा हुआ दोनों युवकों को बोला, युवक तुम्हारी विचित्र झगड़े को कहानी हमने ध्यान से सुन ली। तुम हमारे पास न्याय सही उम्मीद लेकर आए हो, अतः हम यह सोच समझ कर इसका न्याय करेंगे। और राजा शीतलवर्मन ने बातें दरबार में उपस्थित सेनापति नवलदेव से ने सोचा। राजा शीतलवर्मन प्रधानमंत्री वीरेंद्र सिंह बहुत बुद्धिमान मानते हैं। उसी की वजह से हमें महाराज के सामने सदा नीचा देखना पड़ा है। आज वीरभद्र सिंह के झगड़े में फंसाने का अच्छा मौका है। यह सोचकर वह महाराज से बोले, महाराज मैं क्षमा चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री वीरभद्र सिंह जी की बुद्धिमानी का लोहा सभी मानते हैं। क्यों न इस विषय तक झगड़े का फैसला का भार वीरभद्र सिंह को ही सौंपा जाए। महाराज सेनापति की ईर्ष्या भावना को समझते सेनापति से बोले, निस्संदेह प्रधानमंत्री वीरभद्र अति बुद्धिमान है। हमारा तुम्हारा अनुरोध स्वीकार करते हैं। प्रधानमंत्री को आदेश देते हैं कि इन दोनों युग के झगड़े का फैसला करें। प्रधानमंत्री भी सेनापति की चालाकी को समझते हुए अतः राजा शीतलवर्मन से बोले, महाराज आपके होते हुए मैं न्याय करूं ये तो मेरी दुष्टता होगी। प्रधानमंत्री जी यह हमारा आदेश है कि यह आदेश मानना ही पड़ेगा। तब प्रधानमंत्री वीरभद्र ने सेवकों को आदेश दिया, सेवक तुम स्वर्गीय सेठ जागीर के घर पर जाओ और वहाँ उसका एक चित्र लेकर आओ। जो आज्ञा प्रधानमंत्री जी। सेवक के जाने के पश्चात जो दरबारी प्रधानमंत्री के मन में मन जलते थे वे आपस में खुशफुसाने लगे। आज आया ऊंट पहाड़ के नीचे। वीरभद्र अपने को बहुत अक्लमंद समझता था। आज उसे आटे भाव का दाल का मालूम पड़ जाएगा। लेकिन इसमें नगर सेठ का चित्र क्यों मंगाया है, पता नहीं चित्र का क्या करेंगे। जल्दी ही सेवक जागीर का चित्र लेकर दरबार में उपस्थित ले। ये लीजिए प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री ने सेठ जागीर का चित्र एक ऊंचे स्थान पर रख दिया। फिर दोनों युवकों से बोले, तुम दोनों एक एक करके तीर
एक एक करके एक तीर को चित्र की बाईं आंख में निशाना लगाना होगा। जो उसकी बाईं आंख को ठीक निशाना लगा देगा, मैं उसे सेठ जागेश्मल का पुत्र मानूंगा। प्रधानमंत्री यह बात सुनकर सभी दरबारी चौंक में पड़ गए। क्या प्रधानमंत्री का दिमाग खराब हो गया? भला चित्र में आंख में निशाना लगाने से यह कैसे सिद्ध हो जाएगा कि इन युवकों में जागीर का सेठ का पुत्र सोमेश कौन है? जबकि राजा शीतलमल प्रधानमंत्री की बात सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। प्रधानमंत्री, इस निर्णय से जरूर कोई राज छिपा हुआ है। दोनों युवक धनुष धनुष को और तीर दे दिए गए। जब प्रधानमंत्री ने पहले युवक से कहा, पहले तुम इस चित्र की आंख पर निशाना लगाओ। जी प्रधानमंत्री जी। कहे अनुसार युवक ने धनुष तीर पर चढ़ाया और चित्र की निशाना बांध कर तीर छोड़ दिया। तीर ठीक निशाने पर नहीं लगा, अतः चित्र से जागेश की सेठ की सीमा बिंद गया। और जब प्रधानमंत्री ने वीरेंद्र सिंह को दूसरे युवक से कहा, युवक अब तुम्हारी बारी है। प्रधानमंत्री की बात सुनकर दूसरे युवक ने चित्र को ध्यान से देखा और, प्रधानमंत्री जी, आप सारी संपत्ति इस युवक को दे दीजिए, मुझे इसकी कोई अभिलाषा नहीं है, लेकिन आप कृपा करके चित्र मुझे दे दीजिए। लेकिन क्यों? तुम ये तीर चलाकर यह सिद्ध नहीं करोगे कि यह जागे सेठ का पुत्र सोमेश हो? नहीं प्रधानमंत्री जी, मैं पिताजी के चित्र पर तीर से अज्ञात नहीं करूंगा। यह मेरे पूज्य पिताजी का चित्र है। मैं संसार में किसी भी संपत्ति के लालच में अब आकर अपने हाथों से उनकी आंख नहीं फोड़ूंगा। इतना कहकर युवक की आंखों में आंसू भराए। यह देख प्रधानमंत्री वीरभद्र सिंह उसके पास आए और उसे दिलासा देते हुए बोले, रो मत युवक, जान गया हूं कि तुम सेठ जागेश्वर के असली पुत्र तुम हो और यह दूसरा युवक झूठ बोल रहा है। प्रधानमंत्री का फैसला सुनकर युवक चिल्ला उठा, यह गलत है, सेठ जागेश्वर का असली पुत्र यह नहीं, मैं हूँ। जालसाजी युवक, चुप रहो। तुम संपत्ति के लालच में आकर चित्र पर निशाना लगाने, जबकि दूसरे युवक ने मृत पिता के चित्र का भी आदर किया। उनकी दृष्टि में चित्र पर तीर चलाना मृत पिता का अनादर करना था। उसने सारी संपत्ति त्याग कर केवल सेठ जागेश्मल के चित्र मांगा, जिससे यह सिद्ध होता है कि तुम झूठ बोल रहे हो और यही युवक जो सामने सेठ जागेश्मल का असली पुत्र है। प्रधानमंत्री की बात सेनापति, हुआ तुमने तो कमाल कर दिया, इतनी जल्दी दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। तुम्हारी कुशलता और बुद्धिमान के घायल हो गए। पहले युवक को झूठ बोलने के अपराध में कारागार भेज दिया गया और दूसरा युवक अमृतसर का सच्चा न्याय पाकर खुश होता हुआ वहां से चला गया। तब राजा शीतलवर्मन ने पारखी नजर की दृष्टि से सेनापति नकुलदेव की ओर देखा और फिर उपस्थित अन्य मंत्रीगणों पर दृष्टि दौड़ाई और कहा, आप लोगों ने प्रधानमंत्री जी के किस प्रकार सच्चा न्याय किया है। अगर आप लोग भी इनकी तरह अक्लमंद होते तो आज मुझे अत्यंत प्रशंसा होती। वीरभद्र की बुद्धिमानता को देखकर राजा मुझे अपार खुश हुआ। आज मैं तुम्हें अपना विशेष सलाहकार नियुक्त करता हूँ। महाराज की जय हो। सेनापति नकुलदेव दरबार में अपने इस अपमान को भीतर बल खा रहा था। मैंने सोचा था कि आज प्रधानमंत्री वीरभद्र सही न्याय न कर पाने की वजह से राजा शीतलवर्मा की नज़रों में गिर जाएंगे, पर यह तो उल्टा ही हो गया। अब मुझे सिर दी कुछ करना होगा, वरना वीरभद्र हमारा पता साफ कर देगा। वो दरबार समाप्त होने पर मुकुलदेव के सभी मंत्रियों को अपने महल में बुलाया और प्रधानमंत्री वीरभद्र सिंह की सफलता से जलते थे। भाइयों, वीरभद्र ने इतनी उन्नति तुमसे सहन नहीं होती। सब लोग अपने अपने विचार रखकर बताओ वीरभद्र, हम किस प्रकार नीचा दिखा सकते हैं। हमें कोई ऐसा कार्य करना हो चाहिए जिससे वीरभद्र राजा शीतलवर्मन की निगाहों में गिरद पड़ जाए, और वह काम मेरी एक विशेष दासी कमला कुशलता से कर सकती है। यह चाल चलेगी कि प्रधानमंत्री वीरभद्र राजकीय शीतलवर्मन की नज़रों से गिर जाएंगे। हमें अपनी योजना स्पष्ट रूप से बताओ मंत्री जी। यह तो आप जानते हैं कि राजा शीलवर्धन प्रतिदिन वीरभद्र के हाथ से भ्रमण करने के लिए राजकीय उद्यान में जाते हैं। जब कल भ्रमण करने जाएंगे तो मेरी दासी कमला वहां जाएगी और आगे की योजना उसने धीरे धीरे फुसफुसा कर बताई। सारी योजना जानकर मंत्री कुलवर्धन प्रसन्न होकर बोले, क्या दासी कमला सचमुच ऐसा कर सकती है? क्यों नहीं, मुझे उस पर विश्वास है। तब निर्णय के साथ ही कमला राजकीय उद्यान में भेजना जाएगा और सभा समाप्त हुई। दूसरे दिन सेनापति नकुलदेव
ने दासी कमला को अपने पास बुलाया और सब कुछ समझाते हुए बोला, कमला, अगर तुम आज यह काम करने सफलतापूर्वक कर दोगी तो हम तुम्हें माला माल कर देंगे। आप फिक्र न मत करिए जी सेनापति जी। उसी संध्या को जब राजा शीतलवर्मन प्रधानमंत्री वीरभद्र सिंह के साथ भ्रमण करने के लिए राजकीय उद्यान में पहुंचे। प्रधानमंत्री जी, आज मौसम कितना अच्छा है, कैसे शीतल बयार चल रही है। भारत लगता है कहीं दूर वर्षा हो रही है, जिससे के कारण हवा में ठंडक है। अभी वे दोनों उद्यान में घूम रहे थे कि उद्यान में दूसरे दरवाजे पर कमला प्रवेश किया। प्रधानमंत्री जी, यह स्त्री कौन है? महाराज, मैंने इसे आज तक प्रथम बार देखा है। तभी कमला ने प्रधानमंत्री को अपने पास आने का इशारा किया। देखकर राजा शीतलवर्मन प्रधानमंत्री से कहा, प्रधानमंत्री जी, वह तुम्हें बुला रही है, जाओ तुम्हें पूछ कर आओ क्या बात है जी। और उत्सुकता वक्त में डूबा वीरभद्र प्रधानमंत्री वीरभद्र कमला के पास पहुंच जाकर बोला, कहो क्या बात है, तुमने मुझे क्यों इशारा करके बुलाया है? प्रधानमंत्री जी, जरा जरा गुप्त अपना कान इधर लाइए, मैं आपके कान में कुछ बताऊंगी। और चंकित प्रधानमंत्री ने अपना कान कमला के पास लिया, लेकिन कमला ने उसके कान में कुछ नहीं कहा और वहां से चली गई। अजीब बात है, कुछ न कहा न सुना और मुझे मूर्ख बनाकर चली गई। असमझ में डूबा प्रधानमंत्री शीतलवर्मन के पास आया। उसने अपने पास आया देखकर शीतलवर्मन ने पूछा, क्या बात है? उसने स्त्री ने तुम्हारे कान में क्या कही? कुछ नहीं महाराज, उसने मेरे कान में कोई बात नहीं कही। राजा वर्मन शीतलवर्मन प्रधानमंत्री की बात पर विश्वास नहीं हुआ। यह कैसे हो सकता है प्रधानमंत्री? मैंने स्पष्ट देखा, वह तुम्हारे कान के पास मुंह ले जाकर कुछ कह रही थी। मुझे लगा तुम मुझसे छिपा रहे हो। नहीं महाराज, मैं सच कह रहा हूँ, उस स्त्री ने मुझे कुछ नहीं कहा। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री वीरभद्र ने राजा शीतलवर्मन को लाख दिलासा दिलाई। उसने स्त्री के कान में कुछ नहीं कहा। अविश्वास में डूबे शीतलवर्मन को इसकी बात पर विश्वास नहीं आया। इधर कमला दासी सेनापति कुलदेव से कह रही थी, सेनापति जी, मैं पानी में आग लगा आई हूँ, अब देखिए कल क्या होगा। कमला, तुम वाकई बहुत चतुर हो। राजा शीतलवर्मन उद्यान से लौटने के बाद कक्ष में शयन कक्ष में लेटे थे। प्रधानमंत्री जी, आज का व्यवहार हमें उलझन में डाल दिया। उसी स्त्री ने जो बात उसके कान में कही थी, वह मुझसे छिपाई क्यों? इधर प्रधानमंत्री वीरभद्र बेचैन था। पता नहीं वह स्त्री कौन थी जो अकारण मेरे प्रति राजा शीतलवर्मन के मन में संदेह का बीज बो गई है। पता नहीं उस स्त्री के मन में क्या था। दूसरे दिन संध्या को फिर राजा शीतलवर्मन प्रधानमंत्री के साथ उद्यान में भ्रमण करने के लिए गए। राजा शीतलवर्मन आज कुछ गंभीर है। लगता है कल वाली बात से महाराज मुझसे रुष्ट है। अभी प्रधानमंत्री वीरभद्र यह सोच ही रहे थे कि कमला दासी आज फिर उद्यान में दूसरे छोर पर प्रकट हुई और उसने प्रधानमंत्री वीरभद्र को अपनी ओर आने को इशारा किया। ओह, यह आज फिर मुझे अपने पास आने का इशारा कर रही है। प्रधानमंत्री ने राजा शीतलवर्मन की ओर संकोच नजरों से देखा। प्रधानमंत्री जी, निसंकोच जाओ, वह स्त्री के पास जाओ और उससे पूछो क्या बात है, क्या कहना चाहती है। जो भी बात है तुम्हें आकर हमें बताओ। जो आज्ञा महाराज। प्रधानमंत्री ने कमला दासी के पास उससे बोला, तुम आज फिर क्यों आई हो? प्रधानमंत्री जी, आपने जो कहना चाहती हूँ वह कल नहीं कह पाई, इसलिए बात को आज कहने आई हूँ। बात जरा गुप्त है, बात अपने कान में बताऊंगी। हो सकता है यह बस किसी से अपनी बात न कह पाई हो, इसकी गुप्त बात अवश्य सुननी चाहिए। पता नहीं वह मेरे काम की हो। ऐसा सोचकर प्रधानमंत्री ने कान कमला के नज़दीक कर दिया, लेकिन आज भी कमला कुछ उससे कान में कुछ के पास मुंह ले जाकर हटा लिया। यह देखकर प्रधानमंत्री ने गुस्से में उबलता हुआ बोला, तुम पागल तो नहीं हो जो रोज रोज इस प्रकार अपने पास बुलाकर मेरा मजाक उड़ाने से तुम्हारा क्या तात्पर्य है? जब तुम कहना ही नहीं तो तुम मुझे अपने पास बुलाती ही क्यों हो? प्रधानमंत्री की बात पर कमला कोई जवाब नहीं दिया। वह तेजी से वहां से भाग गई। प्रधानमंत्री की समझ में कुछ नहीं आया, अतः वह आश्चर्य में डूबा शीतलवर्मन के पास पूछा, कहो प्रधानमंत्री जी, क्या खबर लाए? उस स्त्री ने आज तुम्हें जरूर कुछ कहा होगा। नहीं महाराज, उसने आज भी मुझसे कुछ नहीं कहा। तुम झूठ बोल रहे हो प्रधानमंत्री। वह स्त्री जो भी तुमसे कहा है वह तुम मुझे जानबूझकर छुपा रहे हो। नहीं महाराज, आपको भ्रम हुआ है, वह स्त्री मुझसे कुछ नहीं कहा। इतना सुनने पर राजा शीतलवर्मन क्रोध ले 2 बार ताली बजाई। ताली बजाने की आवाज़ सुनकर सेवक उपस्थित शीतलवर्मन से आज्ञा दी। अभी कुछ देर पहले
पहले सामने की ओर एक स्त्री भागती हो गई है, जाओ जल्दी पकड़ कर लाओ। जी हो गया महाराज, चलो ठीक हुआ। जो स्त्री आकर राजा शीतलवर्मन से बता देगी कि उसने मुझे कुछ नहीं कहा बताया। इस प्रकार मेरी और महाराज के मन में व्यर्थ व्यर्थ है जो समाप्त हो जाएगा। और सिद्ध कुछ देर बाद कमला दासी को पकड़ कर लिया। एक कमला दासी भैंस से थरथर काँप रही महाराज शीतलवर्मन से पूछा, कौन हो तुम? रोज यहाँ आकर प्रधानमंत्री से क्या वार्तालाप करती हो? राजा शीतलवर्मन की बात सुनकर कमला दासी रोने लगी। रो नहीं, जो कुछ है निर्भय हो, सारी बात बताओ, डरो नहीं, तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। बात सुनकर कमला दासी ने रोना बंद करके शीतलवर्मन में कहा, राजन मैं सपेरा कबीले की चंपा सपेरिन हूँ। बार बार प्रधानमंत्री वीरभद्र हमारे कबीले के पास से गुजर रहे थे, उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ी। यह क्या बकरी है? इन्हें मेरे सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रखा, मैं मान गई। तब यह बोले, शीतलवर्मन के राजा शीतलवर्मन को मारकर मैं सिर दी शीतलपुर का राजा बनने वाले हैं, मुझे विवाह करेंगे क्या? प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा। जी महाराज, मैं कल से इससे यही पूछने आई थी कि कब आपको मारकर नए राजा बनने वाले हैं। इन्होंने मुझे बताया सप्ताह के अंदर अंदर आपको मार डालेंगे। वो यह बात थी। झूठी कहानी सुनकर कमला दासी चुप होगी, जबकि राजा शीतलवर्मन दाढ़ते हुए बोले, तो यह बात थी, तो इस बात को ही मुझसे ही छिपा रहे थे। तुमने आस्तीन के सांप निकले प्रधानमंत्री, तुम्हें ऊंचा ओहदा देने वाले, जबकि हमें मारने का षड्यंत्र रच रहे हो। महाराज, अपनी गलतफहमी हुई है, यह स्त्री जो कुछ भी कह रही है झूठ कह रही है। चुप रहो, अब तुम्हारी एक नहीं सुनेंगे। सबको सेवको प्रधानमंत्री को ले जाकर कारागार में डाल दो, हम कल ही से सजा सुनाएंगे। ओह, यह क्या हो गया? सेवक प्रधानमंत्री को पकड़कर ले गए। राजा शीतलवर्मन कमला दासी से बोले, चंपा सपेरिन, तुम अपने कबीले के साथ यहाँ से दूर चली जाओ, वरन इस बार तुम्हें क्षमा कर दान देते हैं। आगे तुमने ऐसी गलती की तो तुम्हें जीवन नहीं छोड़ेंगे। जी महाराज। कमला वहां से सीधी सेनापति कुल नकुल देव के यहाँ पहुंची। सेनापति, आपका काम हो गया है, प्रधानमंत्री जी कैद कर लिया गया है। ओह कमला, तुमने कमाल कर दिया, संभव को संभव कर दिखाया। कमला, ये इस धन को लेकर तुम कुछ दिन के लिए शीतलपुर से बाहर चली जाओ, समय बीत जाने पर पश्चात वापस आ जाना। जी सेनापति। सेनापति नकुल उसी समय सभी मंत्री को बुलाया और प्रधानमंत्री को कारागार में बंद होने की सूचना दी। सेनापति जी, आपने तो बढ़िया नौकरी खबर सुनाई है। कमला दासी ने तो कमाल कर दिया। प्रधानमंत्री ने जी आपको बहुत बुद्धिमान समझता था, अब उसको पता चलेगा कि हमसे टक्कर लेने का असर क्या होता है। और रात को सभी मंत्री सेनापति नकुलदेव के महल में विजय उल्लास मनाते रहे। उधर कारागार में बंदी मंत्री सोच में था, उस स्त्री ने किसके इशारे पर इतना बड़ा झूठ बोला? लगता है मेरे विरुद्ध कोई गहरा षड्यंत्र चल रहा है। उधर राजा शीतलवर्मन की दशा ठीक नहीं थी। वो कैसा जमाना आ गया है, प्रधानमंत्री जैसा विश्वास आदमी भी राजा को मारने का षड्यंत्र रच सकता है। मुझे सपने में भी यह बात की उम्मीद नहीं थी। कल ही सुबह होते ही प्रधानमंत्री को जल्लाद के हाथ सौंप दूंगा, यही ठीक रहेगा। और दूसरे दिन प्रातः ही शीतलवर्मन जल्लाद को साथ लेकर कारागार में पहुंचे। कहो देशद्रोही, क्या हालचाल है? महाराज, देशद्रोही कहकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। जल्लाद वीरभद्र को दूर जंगल में ले जाकर वध कर दो, इस नीच की यही सजा है। जो गया महाराज। जल्लाद को आगे बढ़कर प्रधानमंत्री वीरभद्र के हाथ कसकर बांध दिए और मुंह पर कपड़ा ठूस दिया और अपनी पीठ पर लाद कर ले चला। जल्लाद मारने के पश्चात इसका शव तो वहीं जंगल में जानवरों को खाने के लिए छोड़ देना और खून से रंगे कपड़े अपने साथ ले आना, ताकि मुझे विश्वास हो जाए यह मर गया। जी महाराज। और जल्लाद ने कारागार से बाहर आकर प्रधानमंत्री को घोड़े पर लादा और जंगल की ओर चल दिया। जंगल के बीच जाकर जल्लाद घोड़े को रोक दिया और प्रधानमंत्री के हाथ खोल दिया और मुंह से कपड़ा निकाल दिया। प्रधानमंत्री जी, मुझे माफ़ करना, राजा शीतलवर्मन के आदेश ने मुझे मन मान कर पालन करना पड़ा। कोई बात नहीं जल्लाद, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। प्रधानमंत्री जी, मुझे लगता है राजा शीतलवर्मन आपको बारे में कुछ गलतफहमी हुई है। आप तो बहुत ही विश्वास रखते थे, फिर उन्होंने आपको मारने का आदेश क्यों दिया? यह किस्मत का चक्कर है मेरे भाई। शायद मेरी किस्मत में ऐसा ही बंदा
तुम अपना काम पूरा करो। नहीं प्रधानमंत्री जी, मैं आपको नहीं मार सकता, मुझे अपने वस्त्र दे दीजिए, मैं यहाँ से कहीं दूर चले जाइए। लेकिन राजा शीतलवर्मन, तुम क्या जवाब दोगे? मैं किसी जानवर को मारकर उसके खून को के वस्त्रों पर लगा कर, जिससे देखकर राजा शीतलवर्मन समझ जाएंगे कि मैंने आपको मार दिया है। ओह मेरे भाई, यह तुम्हारा उपकार तो जीवन में पर्याप्त नहीं करूँ भूलूंगा। प्रधानमंत्री ने अपने ऊपरी वस्त्र जल्लाद को दे दिए, जंगल के अंदर की ओर बढ़ गया। और फिर जल्लाद ने एक हिरण दिखाई दिया और उसने अपना फरसा तुरंत ही हिरण पर फेंक कर मारा। हिरण तत्काल ही मर गया। अब मुझे इसके खून से प्रधानमंत्री के कपड़ों पर लगा देना चाहिए। जल्लाद हिरण के खून को प्रधानमंत्री के कपड़ों पर लगाकर वापस शीतलवर्मन लौट गया। उधर प्रधानमंत्री दुखी मन से जंगल के अंदर बढ़ते हुए कहीं दूर जाने पर उन्हें कल कल करती हुई नदी दिखाई दी। मेरा जीना व्यर्थ है, अपने ऊपर बदनामी का बोझ लेकर मैं कैसे जी सकूंगा? मुझे इस नदी में डूबकर अपने प्राण दे देने चाहिए। ऐसा सोचकर प्रधानमंत्री वीरभद्र ने नदी में डूबने के लिए कदम बढ़ाने की कोशिश की। अरे अरे, मेरे कदम यहीं पर शिथिल हो गए, कर यह आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? तभी वृद्ध महात्मा वहाँ उनके पास आया। वत्स, आत्महत्या करना महापाप है, सुंदर जीवन का उपभोग करने के लिए है, इसे व्यर्थ में खोने के लिए नहीं। ओह, तो इन्हें कैसे पता मातम करना चाहता था? प्रधानमंत्री सोच में डूबा देख महात्मा ने कहा, अगर मैं तुम्हारे बढ़ते कदम न रोकता, तुम अब तक नदी में डूब चुके होते। ओह, तो आपने मेरे कदमों को शिथिल कर दिया महात्मा जी। हाँ बेटा, मैं जानता था तुम दुखी हो, यह जानता था कि तुम पर मिथ्या दोष रोपण किया गया है। लगता है महात्मा कोई सिद्ध पुरुष है, ये मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। मुझे इनसे पूछना चाहिए किसका षड्यंत्र है। अतः प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर बोले, महाराज यह अंतर्यामी है, आप बता सकते हैं मुझे यह षड्यंत्र में फंसाने किसका हाथ है? सेनापति नकुलदेव व उसके मंत्री ने तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या करते थे, यह उन लोगों का किया धरा है। ओह, यह करतूत उन लोगों की है। और अगले ही पल, महात्मा जी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, क्या मुझे कृपा राह दिखाइए। वीरभद्र, तुम्हें कहीं नहीं जाना चाहिए। आज से 5 दिन बाद तुम पुनः शीतलवर्मन के पास जाना। तब तुम्हें तुम्हारी अंतर तुम तब तुम्हें तुम्हारी अत्यंत आवश्यकता पड़ेगी। तब तक तुम हमारे आश्रम में रहो और हमारे साथ चलो। जी जी साधु बाबा। और प्रधानमंत्री मंत्रमुग्ध से वृद्ध महात्मा के पीछे पीछे चल पड़े। तब जल्लाद ने खून से सने वस्त्र राजा कृष्णवर्धन को दिए। लीजिए महाराज, ये प्रधानमंत्री के खून से सने वस्त्र है, इन्हें अपना कार्य पूरे कराया हूँ। उस आस्तीन के सांप के वस्त्र लाकर जला डालो। जल्लाद, हम उसके वस्त्रों से नफरत है। राजा शीतलवर्मन ने क्या आज्ञा पाकर जल्लाद उन वस्त्रों को लेकर वहां से चला गया। राजा शीतलवर्मन वन पर प्रतिदिन महामंत्री के साथ राजकीय उद्यान में भ्रमण करने जाया करते थे। दूसरे दिन संध्या का समय हुआ, हमें भ्रमण करने का समय हो गया है, पर न जाने क्यों वीरभद्र को के बिना भ्रमण करने जाने में कुछ अच्छा नहीं लग रहा। आज भ्रमण पर जाने की अपेक्षा मुझे अकेले शिकार पर चलता हूँ। ऐसा सोचकर राजा शीतलवर्मन शिकार पर जाने का निश्चित किया और अकेले ही शिकार पर चल पड़े। जंगल में पहुंचकर, वो बड़ा सुंदर हिरण है, मुझे इसका शिकार करना चाहिए। राजा शीतलवर्मन ने हिरण के पीछे लग गया, लेकिन हिरण भागता हुआ झाड़ी के पीछे छुप गया। और राजा शीतलवर्मन झाड़ी के पास गए तो हिरण पानी पी रहा था। हिरण की प्यासा है, वह पानी पी रहा है। पानी पीते हुए हिरण को मारना ठीक नहीं है, इसे पानी पीने दूँ, इसका शिकार करूंगा। और राजा शीतलवर्मन हिरण को पानी पी चुकने की प्रतीक्षा करने लगा। तभी उसकी दृष्टि दृष्टि घुमा कर देखा। ओह, इतनी सुंदर लड़की, ऐसी रूपवती मैंने आज तक नहीं देखी। शीतलवर्मन ने हिरण का शिकार करना भूल गया और झाड़ी पार करके नदी तट पर नाव के पास पहुंचा। उस रूपवती से बोला, सुंदरी तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रही हो? उस रूपसी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। नाव में रखा कमल का फूल उठाकर आंखों पर लगाने के बाद उसकी ओर फेंक दिया। राजा शीतलवर्मन ने वह फूल लपक कर, तभी हाथों में अस्त्र लिए हुए सैनिक वहां आ पहुंचे। कौन हो तुम? जबान संभाल कर बात करो। तुम जहाँ खड़े हो प्रदेश मेरे राज्य में आता है, मैं शीतलवर्मन यहाँ का राजा हूँ।
यह सुनते ही सैनिक रूपसी का नाव पर चढ़ गए और शीघ्रता से उसे खींचते हुए दूर ले गई। कौन थी वह युक्ति? अपना नाम बताने की बजाय वह कमल का फूल क्यों दे गई? सोच में डूबे हुए शीतलवर्मन वापस शीतलपुर आ गए और दिमाग में अब भी वह जंगल में मिली रूपसी की छवि थी। ओह, यह हमें क्या हो गया है? हम रूपसी को भूल भूल क्यों नहीं पा रहे? ऐसा पहली बार हुआ है। अब उसे ढूंढे भी तो कहाँ ढूंढे? उसका नाम पता पता वह नगर का पता न उसका नाम पता न नगर का पता है। तभी वहाँ एक दासी ने प्रवेश किया। महाराज, भोजन तैयार है, आप भोजन कर लीजिए। दासी, हमें भोजन करना नहीं करना, तुम जाओ, चली जाओ। और दासी चुपचाप वहाँ से चली गई। राजा शीतलवर्मन उस दिन कुछ नहीं खाया और पिया, परेशान सैया का स्वर करवटें बदलते रहे। अब मैं क्या करूं? उस रूपसी का पता किस प्रकार लगाऊं? अगले दिन वह दरबार में भी नहीं गए। राजा शीतलवर्मन दरबार में न पाकर सेनापति नकुलदेव व अन्य मंत्री उसकी कुशल में पूछने उनके पास गए। महाराज, आप ठीक तो है ना? आज आप दरबार में नहीं आए। हम लोग किसी बुरी आकांक्षा से धड़क उठा। सेनापति जी, बिल्कुल ठीक हूँ। कृपा करके तुम लोग यहाँ से चले जाइए और मुझे अकेला छोड़ दीजिए। सेनापति नकुलदेव का को आशा नहीं थी राजा शीतलवर्मन उनसे ऐसा उत्तर देगा, अतः चुपचाप मंत्री के साथ वहां से चले गए। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। उसी कुछ भी न खाने पीने से राजा शीतलवर्मन का कुछ दिखाई देने लगे और सैया पर लेटे लेटे सोच रहे थे, आज अगर राजा प्रधानमंत्री वीरभद्र सिंह यहाँ होते तो मेरी समस्या को चुटकी में ही हल कर देते। क्या करूं? उसको मैंने जल्लाद क्या तो मरवा दिया। राजा शीतलवर्मन प्रधानमंत्री वीरभद्र सिंह के बारे में सोच रहा था। उधर आश्रम में महात्मा प्रधानमंत्री वीरभद्र सिंह कह रहे थे, वीरभद्र सिंह, इस समय राजा शीतलवर्मन तुम्हारे बारे में सोच रहा है, जाओ, इस समय उससे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। लेकिन बाबा जी, शीतलवर्मन मुझे मृत्युदंड दे चुके हैं, जीवित देखकर बुखला जाएंगे। तब वृद्ध महात्मा ने अपने कमंडल में हाथ डालकर उसे एक माला निकाली और वीरभद्र को देते बोले, इस माला को पहनने के पश्चात तुम्हारा चेहरा बदल जाएगा। बदले हुए रूप को शीतलवर्मन के पास जाना, वह तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे जी। और उत्सुकता पर प्रधानमंत्री माला अपने गले में पहनी और उसका चेहरा बदल गया। यह देखकर वृद्ध महात्मा हंसते हुए बोले, जाओ, पास की नदी सरोवर में पानी में अपना चेहरा देख लो। जी बाबा जी। प्रधानमंत्री ने पास के सरोवर में जाकर अपना चेहरा देखा, चौंका, अरे यह तो मैं बिल्कुल बदल गया हूँ, सचमुच माला बहुत चमत्कारी है। पर फिर प्रधानमंत्री महात्मा के पास लौट आए और महात्मा से आज्ञा लेकर शीतलपुर की ओर चल दिए। शीतलपुर पहुंचकर सबसे पहले पर सेनापति नकुलदेव अन्य मंत्रियों से अपने अपमान का बदला ले लूंगा। शीतलपुर पहुंचकर राजमहल में गया तो पहरेदारों ने से बोला, मैंने सुना है यहाँ के राजा कई दिनों से बीमार हैं। हाँ भाई, 5 दिन हो गए हैं, वह कुछ खाते पीते नहीं। क्या तुम कहते किसी से कुछ बात नहीं करते, चुपचाप रहते हैं? तुम मुझे उनके पास ले चलो, उनकी बीमारी का इलाज जानता हूँ। प्रधानमंत्री मैं कोई हकीम समझकर पहरेदारों ने उसे राजा शीतलवर्मन के पास ले गए और शीतलवर्मन को एक नज़र देखने से वीरभद्र उसकी बीमारी समझ गया। लगता है महाराज को किसी रूपसी की याद में खोए हैं, जरूर इन्हें किसी के प्रेम हो गया है। अगले ही पल, महाराज, मैं जानता हूँ कि आपको किसी से प्रेम हो गया है। राजा शीतलवर्मन यह सुनते ही उसकी ओर देखकर चौंके, कौन हो तुम? यह सब कैसे जानते हो? महाराज, मैं आपके अपने गुरुजी से आज्ञा पाकर बहुत दूर से आपकी समस्या को हल करने आया हूँ। कृपया आप लड़की का नाम बता दीजिए। राजा अपने तकिए के नीचे रखा हुआ कमल का फूल निकाला और वीरभद्र को बढ़ाता हुआ कहा, यह रूपसी ने जब मैंने उसका नाम पूछा तो उसने बिना बोले ही यह फूल आंखों पर लगाकर मेरी ओर फेंक दिया था। महाराज, कमल का फूल आंखों से लगाकर आपकी ओर फेंकने वाली रूपवती का नाम कमल नयन है। ओह, शायद तुम ठीक कह रही हो। महाराज, उस रूपसी को केवल आपकी तरफ महाराज उस रूपसी ने यह कमल आपकी तरफ फेंका हुआ है, केवल सोमपुर राज्य में खिलता है। इसका मतलब रूपसी सोमपुर राज्य में रहने वाली है। सुनकर राजा शीतलवर्मन प्रसन्न से हो उठे। उसने बोले, अजनबी युवक, तुम्हारी
तरह मेरे भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी चुटकियों में मेरी समस्या हल कर देते थे। तुमने तो उनसे कितने समानता है महाराज। समस्या अभी हल नहीं कहाँ हुई है, अभी तो सिर्फ सोमपुर चलना होगा। तो देर किस बात की, हम सोमपुर चलने के लिए तैयार हैं। ठहरिए महाराज, इतनी उत्सुकता ठीक नहीं। मुझे कुछ अनिष्ट की आकांक्षा प्रतीत होती है। यदि आप आज्ञा दें तो एक बात कहूँ। कहो योग, हम तुम्हारी हर बात मानने के तैयार हैं। आपके सेनापति नकुल देव, आपके मंत्रिमंडल के सदस्य, आज राहु केतु प्रबल इच्छा जिसके प्रभाव से आप कमल नयन से मिलाप असंभव है। हम राहु केतु से प्रभावित समाप्त करने के लिए क्या करना होगा? अपने सेनापति और नकुल देव अन्य मंत्रियों को मुंह काला करके सारे राज्य में घुमाना होगा। ऐसा करने से राहु केतु की दिशा का असर समाप्त हो जाएगा और कमल नयन आपको मिल जाएगी। ठीक है, हम अभी उनका मुंह काला करके उनके सारे देश में घुमाने का आदेश देते हैं। और कपिल वर्मन शीतल वर्मन ने उसी समय ताली बजाई और तुरंत ही सेवक कक्ष में हाजिर हुआ। क्या आज्ञा महाराज? सेनापति और सारे मंत्री को इसी समय यहाँ हाजिर होने का आदेश दें। उसी समय कुछ देर बाद नकुल और तमाम मंत्रीगण राजा शीतल वर्मन के समक्ष उपस्थित हुए। मैंने तुम्हें एक विशेष प्रयोजन के बुलाया। तुम सबका मुंह काला करके गद्दे पे बिठाकर पूरे राज्य में घुमाया जाएगा। लेकिन क्यों महाराज, हमारी क्या खता है? ऐसा करने से पूरे राज्य की भलाई। सेनापति जी, हमें आशा है कि आप सब लोग मेरी इस आज्ञा को नहीं टालेंगे। आपकी आज्ञा से हम भला कैसे टाल सकते हैं महाराज? यह सुनकर वीरभद्र के मन ही मन प्रसन्न हो उठा। और इसके कुछ देर बाद ही सेनापति नकुल देव और सभी मंत्रियों का मुंह काला करके दिया गया। उन्हें गधे पर बैठाकर सारे राज्य में घुमाया गया। वाह सेनापति, अन्य मंत्रियों की बारात गधे पर कैसी सज रही है, लेकिन इनका कसूर क्या है? इन्होंने का मुंह काला करके क्यों घुमाया जा रहा है, यह तो हमारे महाराज ही जाने। लेकिन अनोखी बारात देखकर मजा आ गया। इतना सब कुछ जान हो जाने के बाद भी राजा वीरभद्र शीतल वर्मन से बोला, महाराज अब हमें सोमपुर चलना चाहिए। मैं तो सोमपुर चलने के लिए कब से व्यग्र हूँ। महाराज, थोड़ा सा धन भी साथ ले चलना चाहिए होगा, न जाने कब उसकी जरूरत पड़ जाए। तुम्हारे कहने से पहले ही मैंने काफ़ी धन साथ ले चलने की सोच ली है। उसी समय दोनों घोड़े को चढ़कर वहाँ पहुँचे जहाँ से नदी के किनारे पर राजकुमारी कमल नयन मिली थी। शीतल वर्मन ने किया गया था। उन्होंने वहाँ पहुँचने से पहले ही नाव का इंतजाम कर दिया गया था। दोनों नाव में चल पड़ी। दिन भर के सफर के बाद दोनों सोमपुर के किनारे पर दोनों नाव से उतरकर नदी में किनारे पर आए। महाराज, अब हमें सोमपुर पहुंचकर कहीं अपने अपने ठहरने का इंतजाम करना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो। राह में एक सुंदर बगिया पड़ती थी। देखकर राजा वीरभद्र शीतल वर्मन से बोला, महाराज, यह बगीचा हमारे ठहरने के लिए ठीक रहेगा। आओ बगीचे में अंदर चल कर देखते हैं। दोनों दाएं बाएं देखा और बगीचे में प्रवेश कर गए। अंदर एक वृद्धा स्त्री फूल तोड़ती हुई मिली। कौन हो तुम लोग? माँ, हम परदेसी हैं, तुम्हारे बगीचे में कुछ दिन ठहरना चाहते हैं। माँ, बगीचे में ठहरने से हमें उचित धन देंगे। ठीक है बेटा, तुम मेरे बगीचे में जब तक चाहे ठहर सकते हो। वृद्धा स्त्री अपनी झोपड़ी में ले आई। दोनों को थके हुए थे, इसलिए आराम करने के लिए झोपड़ी में लेट गए और उनके लेटते नींद आ गई। जब दोनों की आंखें खुली तो संध्या हो चुकी थी। वृद्धा जमीन पर बैठी फूलों की माला गूंथ रही थी। देखकर वीरभद्र सिंह ने पूछा, माँ क्या कर रही हो? बेटा, मैं मालिन हूँ। रोज चंपा चमेली के फूल गूंथ कर राजकुमारी कमल नयन को महल में ले जाती हूँ। हमारी राजकुमारी चंपा चमेली के गजरे बहुत पसंद है। वृद्धा मालिन की बात सुनकर वीरभद्र सोचा, यह सही जगह पर ले आया हूँ। मालिन हमारा काम आसानी से पूरा कर सकती है। और अगली ही पल, माँ, आज तुम्हारी जगह मेरा मित्र स्त्री का भेष बनकर कमल नयन के पास गजरे लेकर जाना चाहता है। ऐसा कैसे हो सकता है? राजा धूमकेतु को पता चल गया तो मेरी बोटी बोटी नोच डालेंगे। तब वीरभद्र ने एक थैली स्वर्ण मुद्राएं मालिन को देते हुए, मालिन ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं देखकर पाकर खुश हो गई। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन जो भी करो होशियारी से करना, ठीक है। और तब वीरभद्र के कहने पर शीतल वर्मन ने स्त्री के कपड़े पहने और चेहरे पर घूंघट डालकर मालिन के साथ चल दिया। कमल नयन महल के पास
पास पहुंचने पर मालिन शीतलवर्मन से बोली, बेटा, सामने राजकुमारी कमलनयन का महल है, यहाँ से तुम्हें अकेले ही महल में जाना होगा। अच्छा माँ, तुम निश्चिंत होकर अब मेरे मित्र के पास जाओ। और मालिन के लौटने के बाद शीतलवर्मन गजरे की डालियां लेकर महल के द्वार पर पहुंचा, जिसे देखकर पहरेदार कड़क स्वर में पूछा, कौन है तू? पहरेदार, मैं बूढ़ी मालिन की भांजी हूँ। आज मालकिन मा, मालिन बीमार है, हो गई है, इसलिए चंपा चमेली और गजरे को महल पहुंचाने के लिए आई हूँ। शीतलवर्मन की जनानी आवाज़ यह कहा था, इसलिए पहरेदार ने उत्तर से संतुष्ट हो गया, उसे महल में अंदर जाने के लिए जाने दिया। थोड़ी देर बाद, कौन हो तुम? अचानक शीतलवर्मन ने तुरंत ही अपना घूंघट उधेड़ा और सामने देखकर कमलनयन चकित हो उठी। हाँ कमलनयन, तुम मुझे कमल के फूल देखकर यहाँ से आने का निमंत्रण देकर आई थी, इसलिए मुझे सब लोग की नज़रें बचाकर इस वेश में यहाँ आना पड़ा। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनते ही राजकुमारी कमलनयन की आंखों में आंसू आ गए। यह क्या तुम कमलनयन, तुम रो रही हो? यह बात यह है राजकुमार, मैं प्रेम केतु की पुत्री हूँ। प्रेम केतु की पुत्री हूँ। वे कभी इस देश के राजा हुआ करते थे, लेकिन एक दिन मेरे चाचा धूमकेतु ने मेरे पिताजी की हत्या कर दी और स्वयं इस देश के राजा बन बैठे। मैं अपने पिता की इकलौती संतान थी। मेरे चाचा धूमकेतु के डर से इस राज्य पर अपना अधिकार न जताने जताने लगूं, इसलिए उन्होंने न जाने क्या सोचकर मुझे मारा नहीं और इस महल में कैद कर लिया। मैं उसकी इच्छा के बिना कहीं भी आ जा नहीं सकती। जिस दिन नदी के तट पर अपनी आपको मिली, उस दिन भी 2 सैनिक राजा धूमकेतु के मेरी निगरानी में के लिए भेजे थे। उसे जीते जी मेरा विवाह कदापि नहीं हो सकता। मैं यही सोचकर रो रही हूँ। कमलनयन, चुप हो जाओ। सबसे पहले तुम्हें तुम्हारे चाचा के पंजे से छुड़ाऊंगा, उसके बाद तुमसे विवाह करूंगा। अब मैं जा रहा हूँ और सिरधी तुमसे लेने आऊँगा, तुम मेरी प्रतीक्षा करना। शीतलवर्मन की बात सुनकर कमलनयन खुश हो गई और उसे लफ्ज में आंसू से उसके लज्जा करा के झुका ली। शीतलवर्मन के चेहरे पर घूंघट डाला और महल से बाहर निकल आया और सीधा बगीचे में वीरभद्र के पास पहुंचा। सारी बात बताने बोला, अब सोचने का विषय यह है कि किस प्रकार राजा धूमकेतु की कैद से कमलनयन को करा दिया जाए। महाराज, यह आपके सोचने का विषय नहीं, आप विश्राम कीजिए। कल धूमकेतु का उपाय भी खोज निकालूंगा। वीरभद्र सिंह की बात सुनकर शीतलवर्मन निश्चित होकर सो गई और वीरभद्र ने रात भर जाकर महल का नक्शा तैयार किया और सुबह होने पर शीतलवर्मन से बोला, महाराज, यहीं पर रुककर मेरी प्रतीक्षा कीजिए, शाम तक वापस लौट आऊंगा। ठीक है मित्र। वीरभद्र वीरभद्र रात को बनाया हुआ नक्शा लेकर राजा धूमकेतु के दरबार में पहुंचा। धूमकेतु से नक्शा देते हुए बोला, महाराज, आपके स्वर्गीय भाई साहब राजा प्रेमकेतु मेरे पिता के मित्र थे। एक बार उन्होंने नक्शा मेरे पिता को दिया था, कहा था इस नक्शे के बने महल में उनका अकृत खजाना दबा हुआ है। यह उसका नक्शा आपको वापस लौटाने यहाँ आया हूँ। लेकिन यहाँ आकर पता चला कि उनका स्वर्गवास हो चुका है। चूँकि अब आप सोमपुर के राजा हैं, इसलिए अब आप ही इस खजाने के स्वामी हैं, इसलिए नक्शा आपको सौंपता हूँ। क्या तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल सच कह रहा हूँ महाराज। आप चाहें तो आपको एक खजाने वाले महल तक ले जा सकता हूँ। आगे आपको अकेले जाना होगा। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। और राजा धूमकेतु खजाने पाने के उतावला हो उठा। वह तुरंत ही घोड़े पर बैठ वीरभद्र के साथ चल पड़ा। जब वे राज्य से बाहर निकलकर जंगल में पहुंचे, वीरभद्र ने तलवार निकाली और धूमकेतु की गर्दन उड़ा दी। भाई की गद्दी छीनने वाले, तेरी यही सजा है। और जब वीरभद्र सिंह राजा शीतलवर्मन के पास लौटा तो राजा धूमकेतु की मृत्यु का समाचार सुनाया। यह जानकर राजा शीतलवर्मन प्रसन्न उठा। मेरी इतनी सहायता करने वाले मेरे अजनबी मित्र, कृपा करके तुम अपने बारे में तुम बताओ, तुम कौन हो? यह सुनते ही प्रधानमंत्री वीरभद्र ने महात्मा की दी हुई माला अपने गले से उतार दी। तुम? हाँ महाराज, मैं आपसे सारी बात बताता हूँ। तब वीरभद्र ने सेनापति
नकुल देव व महामंत्री के षड्यंत्र का सारा किस्सा राजा शीतलवर्मन के कह सुनाया। ओ उन चालबाजों के झांसे में आकर मैंने आपको बहुत कष्ट पहुंचाया। प्रधानमंत्री जी मुझे क्षमा कर दो। महाराज क्षमा मांगकर आप मुझ पर पापों में डुबो रहे हैं। तब दोनों कमल नयन के पास गए और उसे कमल धूमकेतु की मृत्यु का समाचार सुनाया। उसके बाद कमलकेतु और राजा शीतलवर्मन का विवाह धूमधाम से हुआ। फिर कुछ दिन सोमपुर में रहकर राजा शीतलवर्मन अपनी पत्नी सहित वीरभद्र के साथ वापस अपने देश लौट आया। समाप्त दोस्तों।